जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है, आज हम लोगों को अपना ये चैप्टर देखना है। लेकिन इसके पहले हम लोग जो है थोड़ा सा कल ये सेक्शन छूट गया था, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना। तो ये जो कंपनियां इस्टेब्लिश की थी, विदेशियों ने जो कंपनियां यहाँ पे आके इस्टेब्लिश की थी, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक, तो 1668 यानी 1668 में किसने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। किसने दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। और किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 10 पाउंड उनसे वार्षिक किराया लेकर के। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहां पर किसको बनाया? बंबई को बनाया। ठीक, बंबई को बनाया। राइट। नेक्स्ट है, किसने किसने जो है वो बंबई शहर की स्थापना की थी? किसने बंबई शहर की स्थापना की थी? उस समय सूरत का प्रेसिडेंट हुआ करता था और बंबई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियर, इसी ने क्या की थी? बंबई शहर की स्थापना की थी। क्या की थी? बंबई शहर की स्थापना की थी। करेक्ट। नेक्स्ट है, बंगाल के किस शासक ने बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? यह प्रश्न है, तो आपका उत्तर क्या होगा? शाह शुजा। क्या होगा उत्तर? शाह शुजा। और निशान किसको कहते थे? निशान। शाह शुजा ने ये जो व्यापारिक छूट प्रदान की थी, व्यापारिक छूट की जो अनुमति प्रदान की थी, उसे ही क्या कहते थे? निशान कहते थे। उसे ही क्या कहते थे? निशान कहते थे। ठीक। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव की जो जमींदारी थी, ये जो 3 गांव की जमींदारी थी, उसको 1200 रुपए भुगतान करके उसकी जमींदारी, 3 गांव की जमींदारी ले ली थी। वो 3 गांव कौन से थे? तो यदि प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सा गांव जो है उन 3 गांवों में नहीं शामिल है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इन तीनों को छोड़ के जो चौथा विकल्प बचेगा, यानी सूतानूती, कालीकट और गोविंदपुर। सूतानूती, कालीकट और गोविंदपुर। सूतानूती, कालीकट और गोविंदपुर। क्लियर। फोर्ट फोर्ट विलियम्स के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? अच्छा, यहां पर इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। ठीक ना, यहां पर इन्होंने क्या की थी? फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। और इस फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? फोर्ट विलियम्स के? चार्ल्स आयर। कौन हुए? चार्ल्स आयर हुए। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? ये जो फोर्ट विलियम्स था, यही बाद में चलकर क्या कहलाया? कलकत्ता या फिर कोलकाता। ठीक है ना, यही कोलकाता कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने डाली थी। तो यूबीपीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? तो शायद वहां पे जॉब चार्नॉक दिया हुआ है ना, जहां तक मुझे जॉर्ज की जगह जॉब चार्नॉक दिया हुआ है। तो आप मोटा मोटी एक थीम याद रखें, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की? जॉब चार्नॉक ने की थी। फिर भारत में फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी थी, उसकी स्थापना किसने की थी? ठीक।
भारत में भारत में फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? फ्रैंक कैरो ने की थी। किसने की थी? फ्रैंक कैरो ने की थी। करेक्ट। उसके बाद यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि कहां पर की थी, तो सूरत में की थी। कहां पर की थी? सूरत में की थी। कब की थी? 1668 में, 1668 में की थी। कब की थी? 1668 में की थी। करेक्ट। चलिए, 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन थे? फ्रेंक्विस मार्टिन थे। कौन थे? फ्रेंक्विस मार्टिन। नाम ध्यान रखेंगे, फ्रेंक्विस मार्टिन थे। और वहां ने उन्होंने क्या किया? वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुद्दुचेरी को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? पुद्दुचेरी को प्राप्त किया, जो बाद में चल करके पौंडीचेरी कहलाया। बाद में चल करके क्या कहलाया? पौंडीचेरी कहलाया। ठीक। नेक्स्ट है हमारा जो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अब हम लोग अपना क्या देखेंगे? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आइए इस चैप्टर की बात करते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी मतलब क्या होगा कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को ही आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। ठीक। तो देखिए, प्रथम प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? यदि यह प्रश्न आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर इन्होंने संघर्ष किया कि ऑस्ट्रिया पर किसका उत्तराधिकार होगा। इस बात को लेकर इनमें युद्ध छिड़ा था। ठीक। यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य यह संघर्ष प्रारंभ हुआ। किसके मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यह संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है सेंट टोपे का युद्ध कहलाया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। सेंट टोपे का युद्ध भी इसे कहा गया। इसमें किसको जीत मिली? फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। ठीक। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1648 में हुआ, 1648 में कौन सी संधि हुई? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि हुई प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय? एक्सला शैपल की संधि, या एक्सला शापैल की संधि बोल सकते हैं। एक्सला शापैल की संधि इसको कह सकते हैं। ठीक। फिर उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। इसका कारण क्या होता है? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार। ये हैदराबाद और कर्नाटक पर अब कौन अधिकार करेगा, इस बात को लेके इन लोगों में युद्ध होता है। ठीक। तो होता क्या है इसमें? हैदराबाद में क्या होता है और कर्नाटक में क्या होता है? हैदराबाद में क्या होता है? आजफ जा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के नसीरज जो कि उसका पुत्र था और मतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य जो है वो विवाद खड़ा हुआ। और कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य जो है वो विवाद शुरू हो गया। ठीक। चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हो। क्लियर? हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए, राजनीतिक लाभ उठाते हुए किसने जो है हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया? डुप्ले ने। किसने दिया था साथ? डुप्ले ने दिया था। डुप्ले ने दिया था। और अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नसीर जंग अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। ठीक। अंग्रेजों ने किसका सहयोग किया? नसीर जंग अनवरुद्दीन का सहयोग किया। ये कौन थे? नसीरुद्दीन अनवरुद्दीन ये थे। एक इसकी इनकी तरफ आया तो दूसरा उनकी तरफ चला गया। उसके बाद क्या हो गया कि अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहिब जो है कर्नाटक के अगले नवाब बने। ठीक। अगले नवाब बने। ठीक। फिर
नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा जाता है 1750 में, और मुजफ्फर जंग जो है वो हैदराबाद का नवाब बन जाता है। कर्नाटक के बनते हैं कौन? चंदा साहिब। कर्नाटक के कौन? चंदा साहिब। और हैदराबाद के कौन? हैदराबाद के कौन? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कहाँ जाके शरण लिए। यहाँ देखें, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया? किसके नेतृत्व में? स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में। स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में। और इस हार के कारण डुप्ले को क्या किया गया? वापस फ्रांस बुला लिया गया। तो फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले, उनको क्या किया जाता है? फ्रांस में, चलो अब तुम्हारा काम खत्म है, अब तुम्हारी लड़ने उड़ने की क्षमता नहीं रह गई है, तुम वापस आ जाओ। ठीक। और अगला जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन बनता है? गोडाहू। गोडाहू बनता है अगला फ्रांसीसी। और 1755 में कुल मिलाकर के पौंडीचेरी की संधि होती है और इसी के साथ युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक। फिर उसके बाद आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो जो पहला संधि कौन सा हुआ था? एक्स-ला-शापाल की संधि हुई थी। फिर दूसरा पौंडीचेरी की संधि हुई थी। उसके बाद क्या होता है? कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ये याद रखिएगा, इनको क्रम भी लगाने के लिए देता है कभी कभी कि ये संधि ये किसके किसके काल में हुई थी, इसका क्रम भी देता है लगाने के लिए। ठीक। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, इसमें कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। ठीक। इसमें क्या होता है? लगभग 7 वर्ष तक यह युद्ध चलता है। सरायरकूट के नेतृत्व में वाडिवास की लड़ाई होती है और फ्रांसीसियों को बुरी तरह से क्या किया जाता है? हरा दिया जाता है। क्या किया जाता है? हरा दिया जाता है। ठीक। तो इसमें कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि, यह ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को क्या किया? फ्रांसीसियों से जीत लिया। ठीक। पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य शेष प्रदेशों को लौटा दिया और 1749 तक लगभग फिर क्या हुआ? फ्रांसीसी कब्जे में ये सारे प्रदेश रहे। ये सारे मतलब ये सारे स्थान जो है वो फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपत्य। ये देखिए, आइए देखते हैं इसको। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो है सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ करता था। सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ करता था और मुर्शीद कुली खां वहां का क्या था? स्वतंत्र शासक था। ठीक। वह नियमित रूप से क्या किया गया था? मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। स्वतंत्र शासक था लेकिन उसके बावजूद भी मुगल शासक को यह क्या किया करता था? राजस्व भेजा करता था। हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए भेजता हो। क्लियर? मुर्शीद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद क्या किया था? ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? मुर्शिदाबाद। ठीक। मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? भागीरथी नदी के तट पर है। भागीरथी नदी के तट पर है। यदि आपसे कभी पूछे कि इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था और कृषकों को तकाबी ऋण देने का मतलब प्रदान किसने किया था, तो इसका उत्तर क्या होगा? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। ठीक। फिर उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका दामाद शुजाउद्दीन। दामाद शुजाउद्दीन। ठीक ना? उसका दामाद शुजाउद्दीन होता है। उसके बाद शुजाउद्दीन जब उसका दामाद होता है तो फिर क्या होता है? 1740 में शुजाउद्दीन के बाद कौन आता है? सरफराज खान। ये भी अभी देख लीजिए, इसका दामाद ये, इसका दामाद ये। ठीक। फिर शुजाउद्दीन का के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? सरफराज खान। गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को मारकर बिहार के जो सूबेदार थे अलवर्दी खान ने बंगाल की नवाबी उनसे। तो देखिए,
सरफराज के बाद अलवर्दी खान। तो सबसे पहले मुर्शीद खान, फिर शुजाउद्दीन, सरफराज, फिर अलवर्दी खान। फिर देखिए 1757 के समय कौन आ जाएगा, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला आ जाएगा। ये देखिए क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक क्रम। अभी देखते हैं इसको। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। ठीक, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को क्या कहा जाने लगा, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को क्या कहा जाने लगा, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। करेक्ट। फिर उसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला क्या करता है, बहुत काफी मतलब अपने समय में सशक्त शासक था। ये लोग बदमाशी करते हैं, तो क्या करता है, इन लोगों को एक छोटे से कमरे में, इन लोग क्या करता है, लगभग 146 लोगों को छोटे से कमरे में बंद कर देता है। ठीक, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, काल कोठरी की त्रासदी बोलते हैं। इन लोगों को क्या करता है, एक छोटे से कमरे में लगभग 150 लोगों को बंद कर देता है और मात्र 23 लोग जिंदा बचते हैं। कितने लोग, 23 लोग जिंदा बचते हैं। ठीक ना। इससे क्षुब्ध होकर के अंग्रेज भी उधर से जो बचे रहते हैं, बाद में वो जो है बुलवाते हैं अपनी भी सेना, और फिर लास्ट में क्या होता है, इन लोगों में युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक, तो अंग्रेज सेनापति कौन था उसमें, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बारे में कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, मतलब गजब की प्रतिभा थी इसके अंदर। ठीक, अपनी कुछ टुकड़ी भर सेना से ये जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या करता है, हरा देता है। ठीक है ना। मीर जाफर को, सिराजुद्दौला का जो सेनापति रहता है मीर जाफर, उनको मिला लेता है अपने में, और धोखाधड़ी करके जो है इनको क्या करता है, सिराजुद्दौला को मतलब किसी तरह से हराता है, हरा देता है। ठीक, उसके बाद मीर जाफर ने साथ दिया था इसका, रॉबर्ट क्लाइव का, तो मीर जाफर को क्या करता है, बंगाल का नवाब बना देता है। तो उसके बाद देखिए मीर जाफर बनते हैं बंगाल का नवाब। ठीक, और इनके तरफ से, इनके सिराजुद्दौला के तरफ से दो जो सेना नायक लड़ रहे थे, जो ईमानदारी से लड़ रहे थे, मोहन लाल और मीर मदन, ये क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ठीक, प्लासी कहाँ पर है, यदि कभी आपसे पूछ दे तो भागीरथी नदी के तट पर है, भागीरथी नदी के तट पर। क्लियर। मीर जाफर को कुर्सी पर कौन बिठाया था, अंग्रेज बिठाए थे। एहसान था अंग्रेजों का मीर जाफर पर, तो ये कठपुतली की तरह काम करता था। वो जो कहते थे ये मीर कासिम जो है वो मान लेता था। ठीक, फिर मीर कासिम ने क्या किया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है ना, ढाका से मुर्शिदाबाद पहले तो होती है, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर होती है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक, तो सबसे पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया, ये भी नोट बनाइए, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया, यह भी नोट बनाइए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, प्लासी की लड़ाई के बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, कब होता है, 1764 में। ठीक, तो इसमें जो अंग्रेज थे और मीर कासिम क्या करता है, अच्छा ये कुछ एक पेज छूट गया क्या इसमें, एक सेकंड देखता हूँ। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। उसके बाद लगभग कुछ दिन बाद क्या होता है कि बक्सर की, कुछ छूटा होगा तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, लेकिन इतनी स्टोरी मुझे पता है। फिर ये क्या करता है, मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम बैठता है, मीर कासिम बैठता है कुर्सी पर बंगाल के। ठीक, यहाँ पे देखिए मीर जाफर के बाद मीर कासिम, ये क्या करते हैं, मतलब षड्यंत्र करके इसको हटा करके इसको बिठाते हैं। लेकिन मीर कासिम क्या होता है, काफी सशक्त होता है, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करता है। ठीक, तो मीर कासिम क्या करता है, इकट्ठा करता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के, मीर कासिम, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली का नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, युद्ध करने का ठानते हैं, युद्ध करने की नीति अपनाते हैं, ठानते हैं। उसके बाद ये 1764 में बक्सर नामक स्थान पर जाकर के युद्ध करते हैं, तीनों हारे जाते हैं एक साथ।
ठीक ना, तीनों हारे जाते हैं एक साथ। और जब तीनों मिलकर अगर जीतते तो बड़ी जीत होती कि नहीं होती, लेकिन जब तीनों मिलकर हारे तो इतनी बड़ी हार थी कि वहीं से अंग्रेजों का मतलब समझ लीजिए स्थायी रूप से वो शासन करने लगे। स्थायी रूप से वो क्या करने लगे, अंग्रेज शासन करने लगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो 1757 की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई, यह भी प्रश्न पूछता है। और 1764 में किसके किसके मध्य हुई, यह भी पूछता है। तो बंगाल, अवध और मुगल सम्राट एक तरफ होते हैं, अंग्रेज एक तरफ होते हैं। 1764 और बक्सर, बक्सर नामक स्थान, यह सारे क्या हैं, फेमस हैं। ठीक, इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन होता है, अंग्रेज सेनापति कौन होता है, हेक्टर मुनरो, इसका भी नाम पूछता है। यानी ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा पैरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, मैसूरों से संबंध ये हम लोग देखेंगे और आगे के चैप्टर्स देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। रिवीजन आप लोग जरूर करते रहिए, ठीक है ना, रिवीजन पे मैं बार बार फोकस करता हूँ, जरूर रिवीजन करते रहिए, बिना रिवीजन के कोई काम नहीं बनने वाला है। ठीक।